हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो इनकम टैक्स इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। मतलब कैसे इनकम टैक्स का पंगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे हो सकता है, या कैसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब ओसीआई जब हम दिखाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो कैसे आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी पे इफेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, इसका जो रेलेवेंट एएससी है वो है 220 का सब टॉपिक 10 का 45 का 12। देखिए, एक पहले ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ इनकम टैक्स इफेक्ट्स, एक डाउट पहले आपके माइंड में आना जाना चाहिए। क्या नहीं आया तो ये गड़बड़ है, आना चाहिए। डाउट ये है कि सर हमको अब तक इतना पता चल गया, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की इनकम है ना, मतलब स्पेसिफिकली ओसीआई की बात कर रहा हूँ। ओसीआई कॉम्प्रिहेंसिव इनकम छोड़ो, ओसीआई। सर ये जो ओसीआई आया ना, ओसीआई वर्ड, हमको इतना पता चल गया ये जो इनकम होती है या जो लॉसेस है ये सब नकली होते हैं। ये तो हमको पता है, अनरियलाइज्ड है ना। क्योंकि अगर ये रियलाइज्ड होता तो बेटा आपके आज सिलेबस में होता भी ओसीआई, और अकाउंटेंट्स के सर में वो उस टाइम दर्द नहीं करता कि उनको एक नई स्टेटमेंट बनानी पड़ती। क्योंकि बेटा अगर ये रियलाइज्ड होता फिर तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर चले जाता ना। फिर ये जबरदस्ती क्या है ना, ये ओसीआई मतलब नकली है, अनरियलाइज्ड है। जैसे अवेलेबल ऑन सेम सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल पढ़ेंगे आज। तो क्या है इसका, तो आपको पता है ये नकली होता है। तो जब नकली है, कभी हमको ही नहीं मिला। अरे एक इन्वेस्टमेंट हमने साल के शुरू में खरीदी थी, उसकी वैल्यू $100 थी, साल के एंड में वो $200 हो गई। तो बैलेंस शीट के अंदर इसलिए क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी हम मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे, तो $200 पे दिखा दी। लेकिन वो तो दिखा दी $200 पे, $100 ऊपर, मतलब डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा था अकाउंटेंट्स को, इनकम स्टेटमेंट में डाल नहीं सकते क्योंकि गेन तो हुआ है, मार्केट वैल्यू तो बढ़ी है, लेकिन आपको खाने को नहीं मिला वो $100। आपके जेब में आया क्या वो $100? नहीं आया, रियलाइज नहीं है। क्योंकि रियलाइज होता मतलब बेच देते तो इनकम स्टेटमेंट में चले जाता, लेकिन नहीं गया वो। तो कहीं ना कहीं अब डालना पड़ेगा, कहां डाल दें, ओसीआई के अंदर पटक के डाल दिया, इसलिए ओसीआई का जन्म हुआ इस दुनिया के अंदर। वहां से फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव निकल के आ गई। ठीक है, तो ये सब गेन है, नकली नकली गेन है। तो क्या इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये मुझे आप एक बात बता दो। देखो, आपने बोला सरकार को हम एक बात बोल देते हैं, अगर सरकार इसकी मूड में टैक्स लेने की कि भाई साहब हमको ही ये पैसा नहीं मिला, टैक्स किस पे लगता है? टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स का मतलब ये है कि आप, सरकार आपसे बेनिफिट पे टैक्स लेती है। टैक्स हमेशा जो लगता है बेटा वो बेनिफिट पे लगता है। आप बोलोगे नहीं सर, जीएसटी पे तो खर्चे पे भी लग रहा है। आप खर्चा करते हो, आप जो भी खर्चा करते हो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है ना, या आप देख रहे हो खर्चा। लेकिन वो खर्चा आप कर क्यों रहे हो, सरकार वो नहीं देख रही, सरकार फाइनल एंड गोल देख रही है। आप खर्चा कर रहे हो, कोई ना कोई चीज खरीद रहे हो, किस चीज के लिए? कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन आप अपने बेनिफिट के लिए तो करते हो, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी रैंडम ले आओगे। आपने कोई चीज दरबार पर सजानी है तो आप बोलोगे इसमें कैसा बेनिफिट है ना। आप कोई चीज लेके आए, आपको उस पर लगा दिया, आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है, देखो अच्छी दीवार लग रही है, वो बेनिफिट मिला, उस बेनिफिट पे सरकार आपसे टैक्स। आप एक चिप्स खरीद के लेके आए, आपने उसको खा लिया, नो डाउट खर्चा है, लेकिन वो खा के जो आपको मजा आया, बेनिफिट मिला, उस बेनिफिट पे टैक्स। तो बेनिफिट है, तो सरकार की नजर में बेनिफिट चाहे मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक तरीके से नॉन मॉनिटरी बेनिफिट पे सरकार टैक्स लेती है, और इनकम टैक्स मॉनिटरी बेनिफिट पे टैक्स लेती है। क्योंकि इनकम टैक्स में तो सीधा सीधा आपकी इनकम पे सरकार टैक्स ले लेती है, क्योंकि वो जो इनकम आती है प्रॉपर, उसको इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क। तो ये बात मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ। तो अगर इस बेसिस से चलें तो यहाँ पे आपको गेन हो रहा है, चाहे नकली ही क्यों ना हो रहा हो। अरे ओसीआई और ऑल नकली गेन्स, चाहे नकली क्यों ना हो रहा, लेकिन गेन शब्द तो आ गया। अब गेन जैसे ही शब्द आता है ना, सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, वो कह रहे गेन आ गया, गेन आ गया, हमको इस पर टैक्स लेना है। तो एएससी बना दिया इस पर टैक्स का। तो ये एएससी जो है बेटा, अब ये गलती से मत समझ लेना कि ओसीआई या टैक्सेबल। ओसीआई इनकम आर नेवर एवर टैक्सेबल, सीधा है बेटा, पाप हो जाएगा ये। इसको दो लॉजिक से बताऊंगा। पहला लॉजिक, नकली इनकम है, अरे हमको ही नहीं मिली, अरे कंपनी को ही गेन नहीं मिला, कंपनी कहीं उस गेन को उड़ा पा रही है क्या? तो जब हमको ही गेन नहीं मिला असलियत का, हमारे पास ही नहीं इनकम आई, भैया हमारी इन्वेस्टमेंट थी $100 का, नो डाउट मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, $200 की दिखा दी, $100 बढ़ गई, लेकिन वो $100 नकली है, मिला नहीं है। हमको ही नहीं मिला तो सरकार तुमको भी क्या देंगे? सरकार को भी फिर नकली दे देंगे, सरकार को भी नकली दे देंगे। वो नकली क्या, वो आज मैं दिखाऊंगा कैसे। अब जब इनकम नकली है तो उस पर टैक्स भी नकली है। जब असली इनकम आएगी, मतलब जब मैं इन्वेस्टमेंट असलियत में बेच दूंगा, $100 की इन्वेस्टमेंट असली में मार्केट में जाके $200 की बेच दूंगा,
वो $100 का जो रियलाइज गेन आएगा, उस रियलाइज गेन पे जो टैक्स सरकार को मिलेगा, सरकार उस पर टैक्स लेती है, और ये सरकार ने खुद ही मुंह से बोला। इनकम टैक्स जो लगता है, जो टैक्स लगेगा, वो हमेशा रियलाइज पे लगेगा, अनरियलाइज पे कभी नहीं लगेगा। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि देखो ये एएससी 220 का ये जो 12, ये जो लिखा हुआ है इस पे, है ना, 10 का 45 के 12 पे ये लिखा हुआ है, देखो ओसीआई या टैक्सेबल, ये झूठ है, ये गलत है। उन्होंने कभी ये ओसीआई ढंग से पढ़ा ही नहीं। ये एएससी यही नहीं कहता कि ओसीआई आर टैक्सेबल, नहीं। ओसीआई की वजह से कैसे टैक्स लाइबिलिटी में, स्पेसिफिकली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ। वो आज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये मेरा पर्पस है आपको बताने का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हर चीज को लॉजिक से पढ़ना है। ऑब्वियसली बेटा, आपने कभी वो चीज बेची नहीं, हमको ही वो कभी इनकम असलियत में नहीं मिले, तो सरकार तुमको मैं क्या दूंगा असलियत में? इनकम नहीं दे सकता। तो सीधी बात है, ओसीआई आर नेवर टैक्सेबल, क्योंकि वो सारी की सारी नकली होती है। इनकम टैक्स, इनकम्स आर टैक्सेबल बिकॉज दे आर ऑल जेन्युइन, दे आर इन रियल, दे आर रियलाइज्ड, दैट्स व्हाई। अब वो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आपके पास बेटा एक अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी है, मान के चलते हैं 1 जनवरी 2025, मान के चलते हैं आपके पास एक सिक्योरिटी में एवीएस अवेलेबल फॉर सेल, है ना, अवेलेबल फॉर सेल। मान के चलो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, उसका आपने टैग लगा रखा है अवेलेबल फॉर सेल। अब आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट को हमको जनरली क्या है, मार्केट वैल्यू में दिखाना है, मार्केट वैल्यू में दिखाते हैं उसको रीवैल्यू कर करके। नॉन करंट एसेट्स को भी आप रीवैल्यू करके दिखाते रहते हो, उसका एक अलग स्टाइल है। दूसरी एसेट जो होती है ना बेटा, नॉन करंट एसेट्स, स्पेसिफिकली कोई भी नॉन करंट एसेट, जैसे आपके पास कोई भी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, उसको भी आप क्या करोगे, अगर मार्केट वैल्यू में दिखा रहे हो तो उसका भी क्रेडिट एंगल होना चाहिए। तो क्या सर उसको भी ओसीआई में डालेंगे? उसको गलती से भी ओसीआई में मत डाल देना, वो ओसीआई में नहीं जाएंगी। वो उसका लॉजिक जब मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर डाला जाता है, उसका क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसका लॉजिक क्या, अभी वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि फिर हम अपने ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। उसका लॉजिक मैं आपको इन डिटेल वहां पे पढ़ाऊंगा विद एग्जांपल, और ये टॉपिक हम सिर्फ से वहां पे लेके आएंगे, ठीक है बेटा। हर एक चीज लॉजिक से पढ़ानी है, कोई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है। मैं अभी एक इन्वेस्टमेंट का एक हाइपोथेटिकल अमाउंट मान के चलता हूँ, वो 1 लाख, $1 लाख होगा भैया। $1 लाख मतलब आपने साल के शुरू में एक अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदी थी $1 लाख की। जनरल एंट्रीज पे नहीं जा रहे हैं, जनरल एंट्रीज वाला हिसाब किताब बाद में करेंगे। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल पढ़ा रहा हूं, अभी आपको याद होगा इसका एग्जांपल अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसका एग्जांपल मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इनकम टैक्स का पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी जिसका नाम अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी है। एक उसका आपने टैग अवेलेबल फॉर सेल लगा दिया, मतलब कभी भी आपको लगेगा अच्छा प्राइस आ गया उसको बेच दो, ठीक है। साल के एंड में, साल के एंड में 31 दिसंबर 2025 उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? उस इन्वेस्टमेंट की अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी वाली कितनी हो गई? मान के चलते बेटा उसकी हो गई $1,20,000, $1,20,000 उसकी वैल्यू हो गई। अब मुझे बात बताओ, साल के शुरू में आपके पास ये जो सिक्योरिटी थी अवेलेबल फॉर सेल, इसकी कितनी थी वैल्यू? कितने की खरीदी आपने? $1 लाख की। साल खत्म हो गया, साल एंड हो गया, आपने एक बार चेक करा मार्केट में इसकी वैल्यू, देखता है मेरी इन्वेस्टमेंट की जो मैंने लगा रखा अपना पैसा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई इस इन्वेस्टमेंट की? आपने देखा $1,20,000 हो गई। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे घटौती हुई है या यहाँ पे कुछ बढ़ गई है आपकी इन्वेस्टमेंट? बढ़ गई है। तो आप यही बोलोगे ना, मेरी $1 लाख की थी, 1,20,000 हो गई, तब यही तो बोलोगे 20,000 का मेरा फायदा हो गया। अंदर अंदर तो आप यही बोलते ना, अरे यार देख मेरा 20,000 का फायदा हो गया, लालच आ रहा है बेच दूं, $20,000 का फायदा हो गया, लेकिन बेचा नहीं है, लेकिन तब भी आप बोलते हो $20,000 का फायदा हो गया। आओ बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट आई, ठीक है। आपने बैलेंस शीट बना दी, इन्वेस्टमेंट्स, आपने पहले इन्वेस्टमेंट थी बेटा, अब कितने की दिखाओगे? 1 लाख। पहले आपने 1 लाख की दिखाई थी, अब 1,20 की दिखाओगे। अरे पहले एक, चलो एक ऐसे ही दिखा देता हूं, पहले 1 लाख की दिखाई थी ना साल के शुरू में, लेकिन अब ये बढ़ गई कितने की? $20,000 से। अब कितने की दिखाओगे साल के एंड में? क्लोजिंग जब बनेगी आपकी बैलेंस शीट एग्जैक्ट बनती है ना, तो साल के एंड में कितनी हो गई? 1,20,000। मतलब अब सीधी सीधी बात है, मार्केट प्राइस पे दिखा रहे हो बैलेंस शीट को, ठीक है। तो डेबिट साइड आपका $20,000 से इंक्रीज हो गया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी तो इंक्रीज करना है, कहां डालेंगे? अब बताओ, ये मुझे बताओ पहले, ये रियलाइज गेन है अनरियलाइज? सर ये रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज है। कैसे? क्योंकि सर अभी भी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिख रही है। सर अगर हमको ये $20,000 असलियत में मिल जाता, मतलब फायदा हो जाता, इसका मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेच दी होती तो फिर बैलेंस शीट पे थोड़ी ना दिखाता, सीधी बात है। दूसरा, अभी मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट है, अभी तो मैं ऐसा सोच रहा हूं बेच देता तो $20,000 का फायदा होता, तो $20,000 का फायदा जेब में।
आया नहीं है, ऐसा है, मिला नहीं है, नकली है। तो नकली है तो फिर नकली को क्या बोलते हैं? ओसीआई। तो हम इसको कहां डाल देंगे? एओसीआई। तो यहां पे इसकी एओसीआई के अंदर एंट्री हो जाती है, कहां पे? $20,000 इक्विटी के अंदर प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे इक्विटी लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना, कोई भी जो बैलेंस होगा उसमें प्लस हो गया एओआईसी, ये इसकी एंट्री है। अब बात बड़े ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग है बेटा, अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग है ना। आपकी जो, क्योंकि अब बुक वैल्यू, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का देखिए अभी हमारा वो कंसेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट होता है, अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है, और इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से, स्पेसिफिकली यूएस टैक्स लॉस के हिसाब से जब आप टैक्स निकालोगे तो उसकी टैक्स लायबिलिटी और इन टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस आ सकती ही है, उसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्या होता है? जब मैं वो आपको टॉपिक इन डिटेल समझाऊंगा वो आपको तभी समझ में आएगा। अभी आप ऐसा समझिए, अभी अभी बुक वैल्यू, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं ना बेटा, यही तो बुक वैल्यू है। अभी अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स कैसे निकलता है बेटा? अकाउंट्स के हिसाब से बताता हूं, वैसे टैक्स कैसे निकलता है बेटा, वैसे टैक्स कैसे निकलता है, ये देखो क्या निकल गया। हमारी अभी बुक वैल्यू कितनी थी? ओल्ड बुक वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 लाख। अभी बुक वैल्यू कितनी है? $1,20,000 की। तो बेटा $20,000 का आपको गेन हो गया। अभी सोचो टैक्स जो है आपका, मान के चलते हैं, मैंने टैक्स रेट आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 25%। 25% बेटा आपका टैक्स रेट है। मैंने $20,000, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। 20,000 का अगर आप 25% करेंगे तो बेटा 5,000 आएगा। कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। ये अकाउंट्स कह रहा है, ये अकाउंट्स कह रहा है। अरे ये अकाउंट्स कह रहा है ना, क्योंकि देखो 1 लाख, आपकी 1 लाख की एसेट थी, लेकिन आज अगर आप मार्केट में बेच दोगे 1,20,000, रीवैल्यू कर दी ना, अरे रीवैल्यू हो गई ना, तो रीवैल्यू होगा तो आपका $20,000 का गेन हो गया। तो गेन हो गया तो आपने एओआईसीआई के अंदर डाली, तो अकाउंट्स को तो गेन दिख रहा है भैया साफ साफ, क्योंकि आपने वो एआईसीआई कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की डाली, तो वो देख रहा है तो इनकम है, इनकम है। अरे वो बेचारा वो नहीं समझ पा रहा नकली असली है, वो तो उसको इनकम देख रहा है, क्योंकि वो तो देख रहा है ना हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई $20,000 से। तो ये तो कैसे बढ़ गई? एओआईसीआई की वजह से, अनरियलाइज गेन की वजह से। तो बढ़ गया भाई साहब, अब बढ़ गया तो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी ना, टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी बेटा। मैं दिखाता हूं कैसे, अगर आपको एक तरीके से और समझाता हूं। देखिए अभी बुक वैल्यू कितनी है, अभी बुक वैल्यू बताओ 1,20,000। मैं बताता हूं अकाउंट्स कैसे टैक्स लायबिलिटी निकालता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया और डिटेल में चलते हैं, कोई नहीं। अकाउंट्स कैसे टैक्स लायबिलिटी निकालता है बेटा? अकाउंट्स को छोड़ो, आप कैसे टैक्स लायबिलिटी निकालते हो? टैक्स लायबिलिटी सब निकलती है हमारी जितनी भी बुक वैल्यू होगी और जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होगा, माइनस करेंगे जो गेन आएगा वही। अभी बुक वैल्यू अकाउंट्स की किताब में कितनी है? 1 लाख। अभी बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख लेस परचेजेस, आप मतलब लेस कॉस्ट, या जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, मतलब आपने एक्चुअली कितने में खरीदी थी? 1 लाख में। आपने तो 1 लाख में खरीदी थी ना, अब 1,20,000 की हो गई बुक वैल्यू उसकी, तो एक्स्ट्रा कितना आया? जो एक्स्ट्रा पैसा आता है बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट को, उसी को ही तो बोलते हैं बेटा टैक्स लायबिलिटी। वही तो टैक्सेबल अमाउंट होता है, यही तो टैक्सेबल अमाउंट है। भूल गए क्या बेटा? ऐसे निकालते थे जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ की, ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ परचेज है। आपने उसको बेच दिया कितने में? आपने उसको बेच दिया कितने में? 5 करोड़ में। तो ये जो डिफरेंस आता था 4 करोड़, यही तो आपका टैक्सेबल अमाउंट होता था। ऐसे ही अकाउंट्स भी देखता है, अकाउंट्स कहता है आज ये बुक वैल्यू है 1,20,000 की, ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू को तो देखते हैं। और कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी? 1,20,000 का। ये जो फोकट का आया हुआ एक्स्ट्रा, ये क्या है? ये गेन ही तो है $20,000 का। तो इस पे अकाउंट क्या करेगा? 25% लगा देगा, तो 5,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। 5,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन अब सुनो सरकार के हिसाब से ये टैक्स लायबिलिटी, अकाउंट्स कह रहा है कि भाई साहब हमको 5,000 सरकार को देने हैं, लेकिन अभी सरकार का तो सुन लो, यूएस टैक्स लॉस के हिसाब से देखते क्या ये सच में टैक्स आया भी है या नहीं आया। सरकार कह रही है नहीं, हमारे हिसाब से टैक्स नहीं आया, जीरो है। कैसे भाई, कैसे जीरो है? सरकार कहती है देखो कॉस्ट ऑफ परचेज तो है, क्योंकि सरकार के हिसाब से कह रही है हाँ ठीक है 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी, लेकिन सरकार जो कहती है ना, यहाँ पे जैसे आपने बुक वैल्यू कर दी, अकाउंट्स के हिसाब से तो बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट परचेज आ जाता है ना, लेकिन सरकार के हिसाब से यहाँ पे कोई सेल प्रोसीड्स तो है ही नहीं। सरकार कहती है असलियत में जब आप बेचोगे आपको रोकड़ा आ जाएगा, हमको उसमें से अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज करके जो माइनस आंसर आएगा बेनिफिट, उस पर टैक्स देते ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मुझे बताओ आपने इस इन्वेस्टमेंट को बेचा या नहीं? जीरो। तो क्या आंसर भी जीरो नहीं आ जाएगा? सरकार के हिसाब से कोई टैक्स ही नहीं है, तो सरकार के हिसाब से कोई टैक्स नहीं है इस साल, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से 5,000 का टैक्स है। अब टैक्स तो देना है, अब टैक्स देना है तो आप कहां दिखाओगे उसको? बैलेंस शीट खोलो, टैक्स तो देना है ना बेटा।
टैक्स देना भी दिया नहीं है, देना है। तो देना है तो कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी करके दिखाओगे। कहां से? 5,000। ये 5,000 का अमाउंट आपको दिखाना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन अभी आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मतलब आपको सरकार को 5,000 देने, अभी 5,000 आप दोगे कहां से? सर आप भी अजीब बात कर रहे हो। सरकार को जब आप 5,000 दोगे तो सर कैश में से तो दोगे, लेकिन कैश में से अगर मैं दे दूंगा तो मतलब मेरी जेब से निकल जाएगा, और जेब से निकल जाएगा मतलब सरकार को सबमिट हो देंगे, लेकिन सरकार तो मना कर रही है हम नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है तुम्हारा बनता ही नहीं, कि तुमने बेचा ही नहीं। तो सर आप क्या चाहते हो? कैश से नहीं दे, क्योंकि सरकार, क्योंकि टैक्स देंगे तो सर कैश से ही तो देंगे, और कहां से दूंगा? लेकिन सरकार तो मना कर रही है। तो सरकार मना कर रही है, मैंने लाइबिलिटी में दिखा रखा है, कैश से दे नहीं सकता, करूं क्या? सर आप तो बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता ही अकाउंट्स की लिमिटेशन है। सरकार सही है, सरकार नहीं लेगी क्योंकि आपने बेचा ही नहीं, लेकिन अब अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स की देखो तो यही तो गेम है ना सारा, डबल एंट्री। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स तो आ गई, लाइबिलिटी से निकल के आ गई, क्योंकि अकाउंट्स की यूएस गैप रूल्स के हिसाब से निकल के आएगी भैया टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन ये 5,000 में दूं कहां से? कैश छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि नकली है। अरे नकली टैक्स है, नकली टैक्स को देने के लिए असली कैश थोड़ी ना छोड़ दूंगा। असली कैश तो तब छोड़ूंगा जब असलियत में ये इन्वेस्टमेंट बेचूंगा। असली टैक्स आएगी जब सरकार नोटिस देगी, अब निकाल गर्दन पकड़ के टैक्स दे मेरी, तो मुझे असलियत में अपने कैश में से टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन ये तो नकली है, अब असली कैश छेड़ नहीं सकता, तो नकली खर्चा है तो नकली ही चीज छेड़ दो ना। कहां से दोगे? अब 5,000 तो देना है, कहां से दूं? तो बेटा एओसीआई करके एक रिजर्व बनाया था, नहीं बनाया था? ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा एओसीआई का रिजर्व। कहां गया? ये रहा। ये जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 20,000 से बढ़ाई थी, ये जो 20,000 का अनरियलाइज गेन था, ये कहां डाला था? एओसीआई के अंदर। ये रिजर्व ही तो था। तो इस रिजर्व में से 5,000 रुपए निकाल लो, या $5,000 भी कह सकते हैं। इस रिजर्व में से बेटा $5,000 निकाल लो, एओसीआई में से $5,000 निकाल लो और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में दे दो। जैसे आप कैश पे करते हो, आप डेफर्ड, जैसे आप अपने टैक्स पे कर देते हो ना बेटा, टैक्स पे करते हो आप, तो आप अपना कैश में से निकालते हो ना, लेकिन वहां पे असलियत में कैश पे करना है, टैक्स पे करना है, इसलिए कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। ये हम यहाँ पे तो कैश बैलेंस रिड्यूस ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कैश बैलेंस तब रिड्यूस होगा जब सरकार को असलियत में कैश देना, लेकिन सरकार तो मांग नहीं रही। लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई, अब मुझे 5,000 रुपए इसके अंदर डालने, कहां से डालू? तो नकली रिजर्व बना रखा है, उसी में से निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है बेटा, जो इसकी जर्नल एंट्री बनती है वो ये बनती है। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में तो आपने डाल दिया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में तो आपने डाल दिया ना, ये कितना डाला? $5,000। $5,000 डाला। अब लेकिन ये डालू कहां से? मतलब ये $5,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में डाल देगा, सरकार को देना है, लेकिन कहां से डालू? कैश छेड़ नहीं सकता। हाँ, एओसीआई से डाल दो, एओसीआई से डाल दो 5,000, सीधी बात है भाई। एओसीआई तो 5, बस 5,000 इसका डाला, 5,000 मतलब एओसीआई में से 5,000 निकाल के पटक के इसमें डाल दिए, तो एआईसीआई का बैलेंस आपका 5,000 से कम हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी शो हो जाएगी। अब बात सुनो, अब जब अगले साल सोचो आपने जेन्युइनली ये बेच दिया, आपने अगले साल जेन्युइनली ये बेच दिया और अगले साल आपका सच में ये 5,000 का गेन आ गया, तो बेटा सॉरी 20,000 का गेन आ गया, तो 5,000 का असलियत में टैक्स आएगा। इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं, अब इसको टैक्स एक्सपेंस बोलेंगे। तो अब आपको सच में ये टैक्स देना पड़ेगा, तो बेटा जब आप सच में ये टैक्स दोगे तो आप इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को उड़ा देना और कैश एक्सपेंस अपना रिड्यूस कर देना, सीधी बात है। समझ रहे हो ना? सिंपल लॉजिक। तो ये मेरा पर्पस था आपको समझाने का बेटा, ये था कि कैसे एओसीआई से, कैसे एओसीआई से आपका इनकम टैक्स कैसे इफेक्ट कर सकता है, मतलब इनकम टैक्स से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी कैसे हो सकती है ओसीआई इनकम से। ये मैंने आपको समझाया, किसी भी स्टडी मटेरियल में कहीं आपके अवेलेबल नहीं है ये, आपको समझाना बहुत जरूरी था रियल लाइफ ओसीआई समझने का। मैं आपको ओसीआई एसेस मैनेजमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा डीप ले जाना चाहता हूं बेटा, ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा समझ में आए। अब अगर पेपर में इसने आपसे पूछ लेना, आप यूं बता दोगे इसको, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ये था। आइए बेटा अपना एक नेक्स्ट एग्जांपल, जो मैं रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट मतलब अभी तो मैंने आपको इनकम टैक्स का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको देने वाला हूं रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट का। आज ये बेटा मैंने आप लोगों के सामने केस रखा, वो केस मैं आप सामने को बता देता हूं। केस ये है, सिनेरियो 1 जनवरी 2024 को, 2024 मान लेते हैं, एक कंपनी ए है, उसने बाय करे 100 शेयर्स ऑफ कंपनी बी। एक कंपनी ए है बेटा, उसने 100 शेयर बाय करे, उसने 100 शेयर बाय करे किसके? कंपनी बी के, एट $5,000।
$5,000 में उसने बाय करे। अब आ जाओ जरा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। अच्छा ये अवेलेबल, और जो इसने अभी मैं चलो बाद में बताऊंगा, आप अभी कंफ्यूज ही ना हो जाओ। 31 दिसंबर 2024, साल का एंड हो गया, कैलेंडर ईयर चल रहा है। उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस टू $7,000। भी आओ, आपके माइंड के अंदर एक क्लिक हो रहा होगा, भी देखते हैं। 31 दिसंबर 2024 नहीं, 25, अगला साल वो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। बेटा जरूरी थोड़ी ना आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा ऊपर ही जाएगी, मार्केट तो आपको तो मार्केट तो फ्लक्चुएट है, ऊपर जाएगी तो कभी नीचे भी तो आएगी। अगले साल नीचे आ गई, कहां से? $6,500, 6,500 हो गई। मतलब पहले 5,000 की थी, अब मार्केट में 750 हो गई, अब 500 हो गई। कैसे कैसे इसके ट्रीटमेंट है बताऊंगा, रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट कैसे कैसे आपका एक्यूमुलेटेड से इफेक्ट होगा, सब देखेंगे। फेब्रुवरी लास्ट डेट हमारा, एक लास्ट टॉपिक है फेब्रुवरी, फेब्रुवरी 10/2026, एक रैंडम डेटा, आपने ये इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 7,500। जर्नल एंट्रीज देनी है बेटा इसकी, और जर्नल एंट्रीज मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको ये जो समझाऊंगा जर्नल एंट्रीज के समझाऊंगा, और ऑब्वियसली हम अकाउंटेंट से बेटा, हम चीजें समझते ही जर्नल एंट्रीज है, सीधी बात है, ठीक है। अब जरा केस पे आते हैं। आपके पास एक इन्वेस्टमेंट, आपने एक इन्वेस्टमेंट, साल का शुरू का साल था 1 जनवरी 2024, आपने कहा भाई साहब बहुत पैसे पड़े हैं, $5,000 पड़े हैं, अब इस $5,000 को वही यूज करते हैं। आपने देखा, आप एक कंपनी ए हो, आपने देखा कंपनी बी है, उसके शेयर्स हैं, शेयर से आप एक इन्वेस्टमेंट है, आपने वो इन्वेस्टमेंट खरीदे, कितने शेयर खरीद लिए? कितने शेयर खरीद लिए भैया? कितने शेयर खरीद लिए? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है भैया? आपने 100 शेयर खरीदे हैं, आपने आपने बेटा 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। और एक शेयर कितने का था अगर आपको मैं जानना चाहूं, तो अगर आपको एक शेयर बताना चाहूं तो ₹50 का एक शेयर है, तो एक्चुअली आपने $50 का एक शेयर है, तो $5,000 आपने अपनी लगा दी, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और अपने इस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो आपने नाम रखा है वो है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज को अवेलेबल टू सेल ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग। मतलब आपने टैग लगा दी, ये इन्वेस्टमेंट मैंने कंपनी बी के $5,000 की मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, इन्वेस्टमेंट डाल दी है उसमें $5,000 की, और बैलेंस शीट में आप ये इन्वेस्टमेंट अपनी दिखाओगे, और इसका नाम टैग लेकिन आपने अवेलेबल फॉर सेल दिखा दिया, मतलब आपने इसको सेल पर्पसेस के लिए रखा है, मतलब आपका फुल मूड है इसको आगे जाके बेच देने का, ठीक है, ठीक है। मतलब एक अच्छा प्राइस हिट हो जाएगा, बेच दोगे। जैसे इस केस में हमारे बता रखा है, इसने फरवरी 10 2026 में बेचा है 2 साल बाद, ठीक है, आएंगे अभी उसमें बैलेंस। अच्छा, एंट्रीज करते चलेंगे, ठीक है, एंट्रीज करते चलेंगे। एंट्री बता दो बेटा, सीधी सीधी बात, जर्नल मारेंगे और बैलेंस शीट में इसकी पोस्टिंग भी करते रहेंगे, ठीक है। क्या है इसकी जर्नल? 1 जनवरी 2024, आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट खरीदी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में बढ़ गई, तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो बट ऑब्वियस आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो बेटा अवेलेबल फॉर सेल, या जो भी आपको डालना है। $1,00,000 की दिखा दिए, नहीं $5,000 की, $5,000, और ऑब्वियसली बेटा आपने कैश देके खरीदा होगा, कल कुछ नहीं लिखा था, अब यही अज्यूम करोगा बेटा कैश देके खरीदा, ठीक है, कैश अकाउंट चला गया आपका, सीधी बात है, $5,000 आपके निकल गए, नरेशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है। ये आपकी होगी पहली एंट्री। आ जाइए दूसरी एंट्री में। अच्छा, साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में भी तो पोस्टिंग करते रहनी है या नहीं? बैलेंस शीट में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी दिखाई रखी है, इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई है, इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है, अभी ठीक है, अभी देखेंगे साल के शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी थी, कितने की दिखा दी थी? $5,000 की आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली, ओके, ओके। आइए अब दूसरी एंट्री पे आइए। दूसरी एंट्री है कि भैया वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस टू $7,000। देखिए ये मुझे आपको कंसेप्ट पढ़ाना है, ठीक है, बाकी मैं आपको अब तक वैसे समझा चुका हूं। तो ये कौन सी डेट थी? 31 दिसंबर 2024, इसी साल के एंड में आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो रीवैल्यू। देखिए, आपको जो इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है ना, जनरली हम अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो अभी जो आपकी मार्केट वैल्यू चल रही थी साल के शुरू में वो $5,000 हो गई थी, लेकिन साल के एंड में वही इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है $7,000 की, $7,000 की होगी। अब आप इन्वेस्टमेंट अपनी 5,000 नहीं 7,000 में दिखाओगे, लेकिन इसका मतलब आपका एसेट इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना, कितने से दो, कितने से इंक्रीज हो गई? $2,000 से। अब एंट्री मारते हैं पहले,
आपकी इन्वेस्टमेंट $2000 से इंक्रीज हो गई ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट वही लिखोगे एवीएस, $2000 से इंक्रीज हो गए ना, आपको बढ़ाना तो $2000 से इंक्रीज हो गए, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट्स को समझ में नहीं आया क्रेडिट में क्या लिखें। अब आप एक्सपर्ट बन गए, अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या लिखोगे। क्या है ये, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है, 5000 से 7000 हो गई है, 2000 का आपका गेन आ गया, लेकिन वो अनरियलाइज्ड है, तो कहां डालें, इनकम स्टेटमेंट में नहीं, इनकम में रियलाइज आता है ओसीआई। अच्छा, तो इसका हम एक रिजर्व बनाते हैं, इस रिजर्व के अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं एओसीआई, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे $2000 हम डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मतलब आ गया, इसका मतलब आपका $2000 इंक्रीज हो गया, तो किसने इंक्रीज करा, एओसीआई ने, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके डाल देंगे, ओके। देखिए पोस्टिंग करते रहेंगे और साथ में चलते रहेंगे। साल का अब 31 दिसंबर, एक और है, अभी एक और है, लेकिन ये 2025 है, 2024 नहीं, 2025 अगले साल। अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट आपने जब दोबारा रीवैल्यू करी, अरे साल के एंड में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो साल के एंड पे ही तो देखोगे रिवैल्यूएशन क्या है। अरे साल के शुरू बीच में थोड़ी ना देखोगे, साल के एंड, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एड बनती है ना, साल के एंड में बनती है, तो उस टाइम मार्केट में कितनी वैल्यू थी तभी तो देखेंगे। तो अगला साल फिर एंड हो गया, तो देखा कि भाई साहब अगले साल कितनी वैल्यू चल रही है, अगले साल बेटा लेकिन वैल्यू बढ़ी नहीं है, घटी है। कितनी हो गई अगले साल वैल्यू, 6500। तो ऑब्वियसली बेटा आपको तो मार्केट वैल्यू दिखानी है, आप तो बेटा मार्केट वैल्यू दिखाओगे ना बैलेंस शीट का। अब आपने मार्केट जो आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है कंपनी बी की, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, 6500, तो 6500 दिखाओगे, 7500 तो नहीं, 6500 दिखाओगे, हाँ कितनी वैल्यू हो चुकी है। इसका मतलब 500 से डिक्रीज हो गया है, $500 से डिक्रीज हो गया, ओके। एंट्री मान लेते, पहले एंट्री क्या है इसकी। यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, अप्रिशिएट हुई है या घटी है, घटी है, डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू। तो एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट्स को आपको डिक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट को आपको $500 से घटाना है, क्या करूं, $500 को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, इन्वेस्टमेंट को $500 से क्रेडिट करूं, डेबिट करूं, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स। बेटा ये तो बचपन के 11th क्लास के कंसेप्ट, ये कोई जनरल एंट्री है, जो 11 बच्चा क्लास बच्चा भी कर देगा इसकी एंट्री, एवीएस, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे हो गए कितने से, $500 से, $500 से घटानी है ना, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखूं, ये घाटा है, अनरियलाइज गेन और लॉसेस कहां डालते हैं, एओसीआई के अंदर डालोगे, और कहां डालोगे भैया, एओसीआई के अंदर डालेंगे। $500 यहां पे पटक के डाल दिया, 500 के अंदर डाले, ठीक है। तो यहां पे लो $500 डाल दिए, एओसीआई। अच्छा, इक्विटी में भी लिखते रहते भैया, इक्विटी में यहाँ फोकट में तो आए नहीं, इक्विटी का कोई भी बैलेंस हमको क्या करना, पहले हमारे इक्विटी 2024 में हमारा एओएसआई कितने से प्लस हुआ था, $2000 से। फिर 2025 में वो घाटा आ गया, तो एओआईसी आपका कम हो गया कितने से, $5000 से, $500 से, सॉरी, ठीक है। तो ये अभी आपका था। तो अभी आपका जो एओसीआई है उसके कितना बैलेंस है बेटा, एओआईसीआई का अगर मैं अकाउंट खोलूं, अगर खोलना है क्या, अगर वैसे एओआईसीआई का अकाउंट अगर आपको खुलवाना, तो मैं एओआईसीआई का अकाउंट खुलवा के आपको बता सकता हूं अभी कितना बैलेंस एओआईसीआई के अंदर आपका चल रहा है। $1500 है अभी आपका बैलेंस, 2000 थे पहले एओआईसीआई के अंदर, 500 का घाटा हो गया तो कितने बचे, $1500 भी तो बचे, ठीक है। अब आते हैं फाइनल दिन, जिस साल हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, कौन सा दिन, फरवरी 10 है शायद, है ना, 2026, फरवरी बेटा 10 को 2026 आ गया, हमने फाइनली वो इन्वेस्टमेंट जाके बेच दी, क्योंकि इसका टैग क्या था, अवेलेबल फॉर सेल, मतलब मैंने रखी थी इसको बेचने के लिए, अब मुझे एक अच्छा प्राइस मिल गया, मैंने बेच दी। कितने की बेची बेटा, सबसे पहली बात, बेचोगे तो कैश, गल्ले में पैसा तो आएगा ना, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट में बेची मैंने। कितने की बेच दी, कितना बताया था उसने, कितने में बेची थी, आई थिंक उसने $7500 बताया था, $7500 में बेची है। ये देखो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर $7000 फरवरी 10 2026 में, $7500 में हमने बेच दी। तो कैश अकाउंट में कुछ नहीं, आंख बंद करके पहले तो $7000, $7500 लिख देना, नीचे का नहीं आता भैया, टू साइड, यहाँ क्या लिखे सर, या यहां तक सर हमको समझ में आ गया, कैश अकाउंट क्योंकि बेचा तो 7500 तो आएगा, बेटा ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब मुझे बात बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, हाँ जी सर, तो दो चीजें तो पक्का है, होनी होनी है, क्या, एक तो भैया इन्वेस्टमेंट बेचोगे क्या आएगा, कैश, और एक चीज जो आपने बेची होगी वो तो निकली होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी बेची, तो दो चीजें तो होंगी होंगी, क्या, एक तो गाड़ी बेची होगी तो कैश आया होगा, और दूसरा जो चीज बेची वो निकली होगी गाड़ी। ऐसी ही आपने, एक तो आपके पास कैश आया कितना, $7500, तो भाई साहब बैलेंस तो, एक तो आपके पास 7500 कैश आ गए, तो कैश में तो आप 7500 डाल दोगे, तो यहाँ पे कैश आ गया, $7500 आप कैश प्लस कर दोगे। लेकिन एक चीज और भी तो निकली आपके पास, क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब आपने जब चीज बेच ही दी, तो मुझे बात बताओ, वो चीज बैलेंस शीट में दिखेगी, बैलेंस शीट में वो चीज दिखती है जिसका आप ओनर होते हैं। मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था एसेट्स की एलिजिबिलिटीज,
यू मस्ट बी एन ओनर ऑफ दैट एसेट। अब आप ओनर तो वही नहीं, क्योंकि आपने वो एसेट बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी, तब आपने उसकी एक तरीके से ओनरशिप बेच दी। तो आप जब उसके ओनर ही नहीं हो तो वो एसेट है ही नहीं। अब वो जब है ही नहीं तो आप उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। सीधी बात है सर। आप ज्यादा डिटेल में बचाओ, हमको पता है जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हम उसको बैलेंस शीट से निकालेंगे, हमको पता है। कैश तो आपके पास आ गया $7,500, तो यहां से इस इन्वेस्टमेंट को भी तो बैलेंस शीट से हटाओ। हटा देंगे सर। अभी मुझे बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बची है बैलेंस शीट के अंदर? अरे बुक वैल्यू तो दिखाई, जितनी मार्केट जितनी बैलेंस शीट में वैल्यू है उतने अमाउंट से तो दिखाई हटाएंगे। अभी फाइनल 2026 फरवरी 10 को हमारी इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है? बैलेंस शीट में उसकी कितनी वैल्यू दिखा रखी है? बुक वैल्यू कितनी है? सर 6,500 है। 6,500 है तो ठीक है, आपको उसको हटाना है। 6,500 को आप इन्वेस्टमेंट का जो आपको $6,500 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको उसको हटाना है। कैसे हटाओगे? अकाउंटेंट के पास एक पावर है। डेबिट को हटाना होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट को हटाना होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी कोई डेबिट नेचर की चीज को हटाना पड़ता है, उसको आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट को हमें $6,500 से हटाना है। अब क्यों हटाना है? क्योंकि आपने बेच दी। अब बेच दी तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे नहीं। तो हटाना है। हटाएंगे कैसे? हटाएंगे सर क्रेडिट करके। और कैसे? टू इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल नाम है ना इसका। $6,500, ऑब्वियसली $6,500 है तो 6,500 से तो उठाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? मुझे तो नहीं आ रही कोई गड़बड़ समझ में। सर गड़बड़ आपको क्यों नहीं दिख रही? सर देखो यहाँ पे ध्यान से, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, कितनी की बेची? $7,500 की। सर लेकिन यहाँ पे तो $6,500 से इन्वेस्टमेंट हटी है। लेकिन ये तो डबल एंट्री सर, इक्वल कंसेप्ट मैच नहीं हो रहा। डेबिट इज नॉट मैचिंग क्रेडिट। डेबिट इज $7,500, क्रेडिट इज $6,500। 1,000 नहीं समझ में आ रहा सर। सर बता दो प्लीज सर, बेचैनी हो रही है। बचपन में 11th क्लास में बैलेंस शीट मैच नहीं होती थी, बेचैनी होती है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। ये $1,000 क्या है? क्या लिखा है इसके? कुछ तो लिखना। ओसीआई लिख दूं? अच्छा ओसीआई है, ओसीआई लिखोगे? अब बेच दी रियलिटी के अंदर, रियलाइज गेन है, तो इनकम लिख देता हूं सर। हाँ, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब आपने बेच दी भाई, आपको इन्वेस्टमेंट का गेन नहीं हो गया। अब इसी गेन को आप जाके कहा पीएनएल अकाउंट के अंदर डालोगे। मैं उसके अब इतनी डिटेल में एंट्री नहीं जा रहा, ट्रांसफर एंट्री। इस गेन को आप पीएनएल में डालोगे तो क्या एंट्री और बात है इसको? ट्रांसफरिंग एंट्री गेन की। गेन अकाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी टू इनकम स्टेटमेंट। इनकम पीएनएल अकाउंट के अंदर डालते हो, पीएनएल अकाउंट। फिर इस पीएनएल को आप रिटेन अर्निंग्स में डालते हो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, है ना? ऐसे करते हो आप। यहां तक चलो जो है ठीक है। तो ये आप समझे, कैश अकाउंट पहले आपका आया, पहले आपका कैश अकाउंट आया कितने का? $7,500 का, क्योंकि आपने बेचा। अब लेकिन इन्वेस्टमेंट को हटाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो बुक वैल्यू कितनी है? 6,500। तो 1,000 क्या है? गेन ही तो है। बात यहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई आंख वाला होगा ना, वो कहेगा $1,000 गेन नहीं। अगर आप समझोगे थोड़ा ध्यान से, $1,000 गेन नहीं है ना बेटा आपका। देखो मैं बताता हूँ आपका गेन कितना है। इनकम टैक्स के हिसाब से गेन बता देता हूँ बेटा, वही तो एक्चुअली असलियत में गेम है। आप गेन है सर। आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी? $5,000 की। चलो अभी छोड़ो, आपने इन्वेस्टमेंट बेची कितने की? $7,500 की। तो सेल्स वैल्यू इतनी है। लेकिन आप हमेशा जब भी अपना इनकम निकालते हो क्या बोलते हो? ये तो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स कैसे गेन निकालेगा? अरे ये तो अनरियलाइज गेन चल रहा है, ये सब ओसीआई का। अकाउंट्स कैसे गेन निकालता है? जो आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर डालोगे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको लगता है आप सिर्फ $1,000 डालोगे? मुझे नहीं लगता। कैसे? आप मुझे बात बताओ, आप गेन निकालते कैसे हो? पहले बस ये बताओ सर, कैसे निकालते? जितने में हमने खरीदी थी और जितने में हमने बेची वो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर सर हमने ये इन्वेस्टमेंट $7,500 में बेची थी, खरीदी कितने में थी? अरे कॉस्ट ही तो देखेंगे भाई, खरीदी कितनी थी, बेची कितनी, जो फायदा हो, जो रिमाइंडर होगा वही तो फायदा होगा। सर हमने बेची कितनी की? 7,500। सर हमने खरीदी कितनी की थी? $5,000। तो 2,500 का गेन है एक्चुअली। गेन इज 2,500। आपको 2,500 दिखाना है अपनी क्या इनकम स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो गई भाई दिक्कत? यहाँ पे गेन कितना आ रहा है? $1,000। $1,500 का गेन नहीं समझ में आया। आपको मैच भी होगी, आप क्या करूं? तो कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? आप बड़े ध्यान से समझो जो आपको जो मैं बताना चाहता हूँ। आपका यहाँ पे $1,000 का गेन आया, आप समझ नहीं आ रहा कैसे $1,000 का गेन आया। तभी 7,500 में बेची थी। बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट को उठाना था 6,500 से। बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट को तो $6,500 से हटाना था। ये 1,000 पता नहीं कहां से आ गया हमारा एक्चुअली में। लेकिन जो गेन हुआ है वो तो 2,500 हुआ ना, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 5,000 की, बेच दी 7,500 में, तो 2,500 का गेन हुआ। लेकिन गेन तो इनकम में 1,000 जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपकी जो बुक वैल्यू है
बुक वैल्यू है वो क्या है, वो जो आप 5,000 देख रहे हो वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट देख रहे हो। ये जो है ये मार्केट वैल्यू। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट से वो मार्केट वैल्यू बना क्योंकि आपने बीच में कुछ अनरियलाइज गेन और लॉसेस डाल दिए, आपको वो हटाने पड़ेंगे। अब इसे ही कहते हैं रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। यही मैं आपको समझा रहा था। अब आपने ये इन्वेस्टमेंट बेटा सच में मार्केट में जाके बेच दी, अब आपके पास रियल गेन आ गया, तो ये जो बैलेंस शीट में नकली इनकम दिख रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। जैसे जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो ओरिजिनल आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी मिमिक्री करते हैं, जब रियल आर्टिस्ट आ गए मिमिक्री को हटना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब रियल गेन ही आ गया तो ये नकली गेन क्या कर रहा है भैया, ये नकली गेन क्या कर रहे हैं, 2500 ये क्या है ये सब। अब तो असली में मार्केट में बेच दी भैया इन्वेस्टमेंट मैंने, तो ये हटाना पड़ेगा। तो अभी आपके पास ये जो नकली इनकम आपके पास बची है, कहां चली गई नकली इनकम, ये रही। ये जो नकली इनकम बची है कितनी है, पहले 2000 थी, $500 माइनस होगी तो अभी कितना बैलेंस बचा है नकली इनकम का, $1500 बचा है। तो आप उस दिन एक एंट्री और मारोगे, फरवरी 10 2026 को एक एंट्री मारोगे, आपको ये एओसीआई का बैलेंस उड़ाना पड़ेगा। अच्छा ये क्या है, रिजर्व है, रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पता है। तो रिजर्व को जब आपको उड़ाने होते हैं, राइट ऑफ करने होते हैं, क्या करते हो, डेबिट करते हो ना। तो एओसीआई को उड़ाना कितना, $1500 इनका बैलेंस है, तो $1500 से उड़ाना है। और ये कहां, अब ये कैसे उड़ा, $1500 तो आप उड़ा दोगे, क्यों उड़ा, इसको क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों एक मिमिक्री आर्टिस्ट को जाना पड़ रहा है, क्योंकि रियल आ गया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना, $1500। तो असली गेन अब देखो, एक तो $1000 गेन यहां आ गया, $1500 का यहां आ गया, $2500 आपका पीएनएल अकाउंट में चला गया। और रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट कैसे, ये एओसीआई आपने जो दिखा रखा था नकली $1500, अब इसको हटा दिया, क्यों, क्योंकि अब असलियत आ गई भाई, असली इनकम आ गई, असली गेन आ गई, ये तो नकली है। जब नकली आ गया तो असली को तो हटाना, असली आ गया तो नकली को तो हटाना पड़ेगा। इससे ही कहते हैं रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। मतलब जब असली इनकम आ जाती है तो जो नकली एओएस ये दिखा रखा है उसको हटाना पड़ेगा। ये उनकी जर्नल एंट्रीज है, ऐसे मैंने आपको ट्रीटमेंट करके दिखाया। अब यहां से भी फिर ये बैलेंस शीट से हट जाएगा और यहां पे आप प्लस कर दोगे रिटेन अर्निंग के अंदर। रिटेन अर्निंग क्योंकि तो नेट प्रॉफिट में आएगा, नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर रिटेन अर्निंग्स के अंदर चले जाएगा, तो वो गेन आपका इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग के अंदर नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट के अंदर ये गेन इंक्लूडेड होता है, सीधी बात है। ये था बेटा कंसेप्ट, बहुत डिटेल में पढ़ाया। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इस क्लास को एक बार अगर दोबारा देखेंगे तो आपको और ज्यादा दिमाग में ये बैठ जाएगा। अब जो मैंने आपको डेफिनेट टेक्स्ट समझाया और आप अगर इसको इसके साथ लिंकेज करके पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में ये चीज समझ में आ जाएगी। आपके सिलेबस में इतना नहीं था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक स्टेप आगे दिखाया क्योंकि आपके सिलेबस में थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा समझाना पड़ा मुझे। यही था डीप कॉन्सेप्ट। अपना ये बार-बार देखिए बेटा, बार-बार स्टडी मटेरियल को रीडिंग करिए, कोई भी डाउट होता है मेरे से जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको वो समझा दूँगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।